वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रफीद। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो बिकॉज ऑफ सम बिजी स्केड्यूल आई वाज नॉट एबल टू मेक बैक टू बैक वीडियोस ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बट आज हम उसी का कंटिन्यूटी में पार्ट करेंगे, जो कि आई थिंक एक दो टॉपिक हमारे रह गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं कवर करा दूंगी आपको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है हमारे पास, स्पिन स्पिन कपलिंग जो है, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगी। और अगर तो आप हमारे केमिस्ट्री ड्राइव के पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आज कोई पहली बार केमिस्ट्री ड्राइव की वीडियो देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो वो हमारे लिए ग्रेट मोटिवेशन होगा। सो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, जो कि है स्पिन स्पिन कपलिंग। तो आप लोगों ने अक्सर ये वाला कुछ इस तरह के स्पेक्ट्रास देखे होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है। तो आप लोगों ने इस तरह की कुछ ये लाइंस आपको दिख रही हैं, तो कितनी आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरह से आपके पास जो है काफी ज्यादा इस तरह से आपको स्प्लिटिंग दिख रही है। एक सिंगल लाइन ना होके या एक दो लाइंस ना होके कुछ इस तरह से आपके पास जो है सिग्नल्स हम इनको कहते हैं, हमारे एनएमआर सिग्नल्स होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अगर सपोज कर लो CH3 CH2 Br, तो अगर आप इसकी बात करोगे आप कहोगे इसमें तो दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, तो इसके तो दो ही हमारे पास सिग्नल आने चाहिए जब मैं इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लूंगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप फाइनल स्पेक्ट्रा देखते हो तो उसमें आपको कुछ बहुत सारी स्प्लिटिंग्स दिखती हैं। आपको दो लाइंस ना रह के बहुत सारी स्प्लिटिंग, मतलब उस लाइन वो लाइन आगे 1 2 3 में कई बार टूटी होती है, जहां कई बार 2 में टूटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज है क्या? तो ये होता है संगत का असर। संगत का असर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये वाले ये प्रोटॉन है, मिथिलीन वाले जो प्रोटॉन है, अब इसकी संगत कैसी, इसका नेबरिंग कैसा है, क्या वो इसका सपोर्ट करने वाला है, क्या वो इसका साथ देने वाला है, क्या नहीं देता, उसके हिसाब से इसकी जो फील्ड है कितना ये एक्सपीरियंस करेगा, एक्सटर्नल फील्ड को उस पर असर पड़ेगा और उसी के हिसाब से जो है इसका सिग्नल जो है वो आता है। अब यहाँ पे केस आपने जो लर्न करना है वो ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर आप इस प्रोटॉन की बात करोगे तो इसका ये वाला जो मिथिलीन वाले प्रोटॉन है वो क्या इसका साथ देते हैं, क्या वो जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्या उसके अगेंस्ट जाते हैं या फिर उसका जो है साथ देते हैं, उसके हिसाब से जो है इसका भी सिग्नल जो है वो आगे पीछे आएगा और उसमें स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती है। अब ये क्या होती है स्प्लिटिंग, इसको हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो, जो नेबरिंग वाले प्रोटॉन्स हैं, नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं, चाहे हम अगर इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसका ये नेबर कंसीडर करोगे, आप इसको स्टडी कर रहे हो तो ये नेबर कंसीडर करोगे। सो नेबरिंग प्रोटॉन अगर जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है अगर उसके साथ अलाइन कर जाते हैं, अलाइन करने का मतलब होता है उसका साथ दे रहे हैं, जिस तरफ को ये फील्ड अप्लाई करे उसी तरफ को उनकी स्पिन है, ठीक है, उनकी जो है स्पिन ओरिएंटेशन भी उसी डायरेक्शन में है। तो उस केस में अगर आपको सपोज कर लो इसको रेजोनेंस में लाने के लिए अगर आपको सपोज 120 सपोज मेगाहर्ट्ज चाहिए थे इसको रेजोनेंस में लाने के लिए, तो अगर आप बाहर से जैसे 60 सपोज अभी आपने दिया है या 80 दिया है तो रेस्ट ऑफ द जो एक कंट्रीब्यूशन रहेगी वो ये नेबरिंग प्रोटॉन्स कर देंगे, क्योंकि इनकी वजह से भी तो ये देखो लाइन करे तो फील्ड जो है वो क्या होगी, बढ़ गई। जो इस पे फील्ड भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा कि दैट इफ the neighboring protons align with that of the applied field, then the actual field which is experienced by the protons under observation, so that will increase। तो जब वो बढ़ जाएगी, अलाइन हो जाएगी, तो इसका मतलब वो डी शील्डिंग वाला केस आ गया। डी शील्डिंग वाला केस आ गया मतलब उन्होंने उसका साथ नहीं दिया अपने घर वाले प्रोटॉन्स का, तो उस केस में सिग्नल आपका जो है वो जहां पे आना चाहिए था उससे डाउन फील्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब अगर ये जो है अगेंस्ट चले जाते हैं, सपोज हम मिथिलीन प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं और हमारे जो मिथाइल वाले प्रोटॉन हैं उन्होंने क्या किया, जो अप्लाइड फील्ड थी वो उसके अगेंस्ट चले गए,
ठीक है। अगेंस्ट जाने का मतलब आपको दिख ही रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से, ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर से डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो अपने घर के प्रोटॉन्स को बचा रहे हैं, उनको शील्ड कर रहे हैं। तो अगर आपको जो है, क्योंकि इन्होंने जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने 80 अभी लगाई है, अभी इसने 120 पे मेगाहर्ट्ज पे दिखाना, आपकी तो 80 को भी वो अपोज कर रहा है, नेबर वाले प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी बाहर से, और मेहनत करनी पड़ेगी, और फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि मिथलिन प्रोटॉन्स जो है वो रेजोनेंस में आ जाए। उस केस में सिग्नल जो है वो अप फील्ड शिफ्ट करेगा। ये एक जनरल चीज है, ठीक है। अब केस क्या होता है कि जैसे डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब यहां आप देख लो 3 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है तीनों के तीनों ही उसके अगेंस्ट चले जाएं, या हो सकता है तीनों के तीनों ही जो है उसके साथ अलाइन कर जाए, या हो सकता है दो की कहते कि नहीं नहीं भी हमने तो अपने घर वाले प्रोटॉन का साथ देना है, हम एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, पर एक बेचारा एक मानना ही नहीं, ये कहता नहीं नहीं भी मैंने तो उसके जो है अगेंस्ट जाना है, तो ऐसा केस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज हम अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो उसी का असर जो है इंटेंसिटी पे रहता है, उसी का असर जो है स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल पे रहता है। तो इसी को पहले तो समझिए कि स्प्लिटिंग इसी को बोलते हैं कि जब आपके पास एक सिंगल पीक ना रह के आपका जो एक इक्वलेंट प्रोटॉन्स का हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि सिंगल पीक आनी चाहिए हमारे पीएमआर जो स्पेक्ट्रम है उसमें, वो ना रह के ग्रुप ऑफ पीक्स आपके पास अपीयर होती हैं, दैट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल। और जितने प्रोटॉन्स रहेंगे, ठीक है, जैसे जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उनका आपस में एक दूसरे पे असर जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए अब इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इसमें आपको दो तरह के प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, एक ये वाले प्रोटॉन्स, ठीक है, जो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इनका हमारे कहने मुताबिक तो इसके दो सिग्नल आने चाहिए, एक ये वाले प्रोटॉन्स का, एक ये वाले प्रोटॉन का, बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। अब उस चीज को समझिए, पहले हम असर केस 1 स्टडी करने वाले हैं। केस 1 में हम स्टडी करेंगे कि ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं, दैट आर द मिथलीन प्रोटॉन्स, इनका ये वाले प्रोटॉन पे क्या असर रहता है। तो मैं यहाँ मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली इस चीज को देखने को मिल जाए। तो हम असर इस पे स्टडी करेंगे, ठीक है, किसका, मिथलिन वाले। तो ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैंने केस CH2 प्रोटॉन यहाँ पे ऐसे कर लो, या फिर लिख लो इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फील्ड अप्लाई की H0, कोई भी फील्ड मेरे पास हो सकती है, मैंने इसको रेजोनेंस में लेके आना, ये वाले प्रोटॉन को रेजोनेंस में, मैंने अपनी फील्ड अप्लाई की बाहर से। अब जो मेरे अंदर वाले इसके मॉलिक्यूल के प्रोटॉन थे जो इसके नेबर में थे, इन्होंने भी इसका साथ दे दिया, आपको दिख ही रही है डायरेक्शन, ठीक है। दे आर ऑल्सो अलाइनिंग द स्पिन ओरिएंटेशन, जो ये वाले प्रोटॉन की ओरिएंटेशन है और ये वाले प्रोटॉन की ओरिएंटेशन वो कुछ इस तरह से है कि दैट दे आर अलाइनिंग विद द अप्लाइड फील्ड। तो साथ ही दे दिया, बाहर से ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर वालों ने क्या कर दी, शील्डिंग। इस केस को बोलेंगे हम शील्डिंग हो गई। जब शील्डिंग हो जाती है तो सॉरी डी शील्डिंग हो गई, आई एम जस्ट मिस्टेकन, तो डी शील्डिंग, क्योंकि इन्होंने बाहर वाली फील्ड का साथ दे दिया। जब डी शील्डिंग होती है तो मैंने बताया था डी से डी शील्डिंग, डी से डाउन फील्ड, तो जो आपका सिग्नल एक्सपेक्टेड था इस प्रोटॉन का, ठीक है, तो उससे वो कहां जाएगा, थोड़ा सा डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने वैल्यूज नहीं लिखी हैं, जस्ट मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, वैल्यूज नहीं हम अभी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो ये पहला केस था हमारा जो मिथलिन वाले का, उसके भी अंदर फर्स्ट केस है जिसमें दोनों ही प्रोटॉन अलाइन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ बी पार्ट। अब दूसरा मेरे पास ऑप्शन आती है कि दोनों के दोनों प्रोटॉन की जो स्पिन ओरिएंटेशन थी वो अगेंस्ट द फील्ड चलेगी। ये देखो दिख रही है डायरेक्शन की, इन्होंने ये जो न्यूक्लियस है ऑब्वियसली ये प्रोटॉन होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ओरिएंटेशन करेगा, जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की इसके ये वाले भी ऑब्वियसली ओरिएंट करेंगे, इसके प्रोटॉन भी ओरिएंट करेंगे, इनके प्रोटॉन भी ओरिएंट करेंगे। तो जो नेबरिंग वाले प्रोटॉन है वो कुछ इस तरह से स्पिन किए कि वो अगेंस्ट द फील्ड चलेंगे, सो दे आर अपोजिंग दिस, ठीक है। ये देखो ये इसको अपोज कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो बाहर से थोड़ा और आपको फील्ड बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इस प्रोटॉन को रेजोनेंस में लाना चाहते, बिकॉज नाउ हियर द प्रोटॉन इज
शील्डेड बाय द नेबरिंग प्रोटॉन्स ऑल्सो, उसकी फील्ड जो इंड्यूस फील्ड है उसने क्या किया, उसको शील्ड कर दिया, जिसकी वजह से बाहर से फील्ड और अप्लाई करोगे और सिग्नल आपका थोड़ा क्या करेगा, एक्सपेक्टेड से आपको फील्ड शिफ्ट करेगा। ये पहले क्या था, जो एक्सपेक्टेड था उससे डाउन फील्ड चला गया। अब नेक्स्ट थर्ड केस जो है, सब केस जो आता है इज दैट कि अब हो सकता है दोनों ने सोचा, एक की तो बन गई फील्ड के साथ, एक की नहीं बनी, मींस हाफ ऑफ द नेबरिंग प्रोटॉन गोज अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है, ये देखो आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल दे अलाइन, मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक देखो उसके अगेंस्ट चला गया, एक उसके साथ अलाइन हो गया। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या होगा, हमारे पास कैंसल हो जाएगी, मतलब जहां पे फील्ड आनी थी वहीं पे एक्सपेक्टेड जहां पे सिग्नल आना था, आपका सिग्नल बिल्कुल वहीं पे आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये समझ लो आपस में इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो अब आप बाहर से जितने आप बाहर से फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जितने पे उसकी रेजोनेंस आनी चाहिए थी उतने पे उसकी रेजोनेंस जो है वो आ गई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो दैट्स वाई जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो आपके पास जो सिग्नल आएगा, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी मिथिलीन प्रोटोन की वजह से, ये वाले प्रोटॉन की जो वैल्यू रहेगी वो आपका एक पीक ना रह के आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से, इस तरह से, मतलब वो एक सिग्नल ना रह के आप जब ग्राफ देखोगे वो इस तरह से देखने को मिलेगा। आई होप अब आपको ये जो ये वाली ये चीज पीक्स बनी है, ये इस तरह से क्यों बनी है, इस चीज की भी क्लैरिटी होगी कि ये एक्सपेक्टेड, तो ज्यादातर तो जो एक्सपेक्टेशन है, ये आप देख रहे हो ये वाला जो हिल है, ये वाली मैंने बनाई हुई, ये थोड़ी सी बड़ी बनाई, इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड वन है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि ये वाले केस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम है कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल अगेंस्ट चले जाएं, हाफ ऑफ जो प्रोटॉन है वो अगेंस्ट चले जाएं, हाफ ऑफ द प्रोटॉन जो है वो अलाइन हो जाए विद द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये स्प्लिटिंग जो है, कि पहले तो बात ये 3 में क्यों टूटा, फिर उसके बाद एक जो है इस तरह मैंने इस साइड बनाया हुआ है, जो एक्सपेक्टेड सिग्नल है, एक उसके जो है पीक इस साइड बनाई, उसका भी अब आपको मतलब पता चल गया, एक डाउन फील्ड का केस है, एक अप फील्ड का केस है, ठीक है, एक डाउन फील्ड का एक अप फील्ड का केस है, और एक सेंटर में जो है वो एक्सपेक्टेड केस है। और ये क्यों आता है आपकी बुक्स में, जैसे मे बी ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिले, एंड आई होप अब आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की, जो आपके पास ये, ठीक है, हो सकता दोनों अलाइन हो गए, ये लाइन वाला केस है, हो सकता दोनों अगेंस्ट चले गए, ठीक है। या फिर तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस ये आता है कि आपके पास ये वाला प्रोटॉन जो है सपोज इसके अगेंस्ट चला गया, अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट चला गया, और ये वाला प्रोटॉन उसके साथ अप्लाइड फील्ड के साथ अलाइन करता है, या इसको रिवर्स कर लो कि एक बार ये जो है उसके अगेंस्ट चला गया एंड ये उसके साथ अलाइन हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है एक ज्यादा मैक्सिमम है, इंटेंसिटी तभी हमारे पास जो है वो ज्यादा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं, अब अगर सपोज कर लो मिथिलीन प्रोटॉन्स ने, ये वाले प्रोटॉन्स ने इस पे इफेक्ट डाला था, तो ऑब्वियसली अब रिवर्स क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन भी तो इनके सिग्नल पे इफेक्ट डालेगा कि नहीं। अब वो वाला केस स्टडी करते हैं हम अपना नेक्स्ट जो है द केस नंबर 2। अब ये वाला जो प्रोटॉन आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज अ सिंगल प्रोटॉन, तो जैसी फील्ड आपने अप्लाई की, हो सकता अलाइन हो जाए। सो अलाइन होने के केस में क्या होगा, ये वाले जो दोनों प्रोटॉन है दे विल एक्सपीरियंस मोर फील्ड, ज्यादा फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, बाहर से इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अपने घर के मेंबर ने ही, घर के प्रोटॉन ने ही बाहरी फील्ड का साथ दे दिया, उसने डी शील्डिंग कर दी, उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं की, जिस वजह से आपको बाहर से ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, एंड द सिग्नल विल कम ऑन द डाउन फील्ड साइड। तो डाउन फील्ड आपकी पास सिग्नल आएगा जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उससे साइड में।
ठीक है। अब दूसरा केस क्या आता है कि फील्ड अप्लाई की पर नहीं, इसको थोड़ी सी दया आ गई इन दोनों प्रोटॉन्स पे, ये क्या किया, ये अगेंस्ट द फील्ड हो गया। कहता नहीं, मैं तो बचाऊंगा, मैं अपने घर वाले जो प्रोटॉन्स हैं मैं तुम्हें उसको अटैक नहीं करने दूंगा, उसको रेजोनेंस में लाने नहीं दूंगा, मैं उसकी पूरी प्रोटेक्शन करूंगा। तो उस केस में पहले तो आप इससे झगड़ोगे, ये फील्ड इससे झगड़ रही है, आप बाहर से और जोर लगा रहे हो और जोर, तो उस केस में जो है आपको आउटर साइड से फील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी इन प्रोटॉन्स पे जो है। अगर आपके घर वाला ही प्रोटॉन इसको शील्ड कर रहा है तो उस केस में जो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा हमारा मिथिलीन प्रोटॉन, वो क्या होगा, लेस होगी। तो बाहर से और फील्ड देनी पड़ेगी, उस केस में आपका सिग्नल जो है वो कहां चला जाएगा, अप फील्ड। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे दोनों ही हाफ हाफ यही है कि एक बार या तो वो अगेंस्ट जा सकता है या क्या करेगा, उसके साथ अलाइन कर सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरह से। ठीक है। तो दैट्स वाई जब आप इसका ना ग्राफ देखोगे तो आपको दिखेगा इस तरह से, सेम इंटेंसिटी की पीक्स। ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर कि क्यों ये अब सेम इंटेंसिटी के मैंने दोनों बनाए हैं, बिकॉज यहाँ प्रोबेबिलिटी दोनों की ही सेम है, अपफील्ड एंड डाउनफील्ड जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगी उसके दोनों साइड पे जो है आपको सेम इंटेंसिटी की। तो इसका एक मतलब होता है, अगर आप ये चीज पीक बनाते हो, कितनी ऊंची बनानी है या कितनी शॉर्ट बनाते हो आप, या कितनी पीक्स बनाते हो, सो नाउ उसका आपको पता लगेगा कि सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है। सो यही जो है ये बनना, ठीक है। कपलिंग क्या होती है, कपल बन गया, एक आपस में बन गई है ना दो जनों की, तो यही तो कपलिंग है। जो इंटरनल जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो एडजेसेंट वाले उसके प्रोटॉन होंगे, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो तो ये वाले प्रोटॉन की बात करें कि इसकी एक्सटर्नल फील्ड के साथ बन रही है कि नहीं, क्या इसकी इसके साथ कपलिंग होगी कि नहीं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिन स्पिन कपलिंग। ओके। एंड जो सिग्नल स्प्लिट होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल्स, क्योंकि वो एक ना रह के अलग अलग से हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज आती हैं। इसी तरह से आप ये एग्जांपल देख लो, अगर कोई हमारे पास इस तरह प्रोटॉन है, उसके नेबर में जो है मिथाइल प्रोटॉन है, तो उसका इसकी रेजोनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरह का डायग्राम, आई होप आपको ये क्लियर हो। दिस इज द प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन है। ये हमारे पास अब 3 प्रोटॉन्स हैं तो हमारे पास 3 ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी। अब 3 तरह से स्पिन जो है वो ओरिएंट कर सकती है हर प्रोटॉन की। पहला कॉम्बिनेशन आता है कि जब आपने फील्ड अप्लाई की तो तीनों के तीनों प्रोटॉन्स की जो स्पिन ओरिएंटेशन थी वो क्या थी, अलाइन विद द फील्ड हो गए, ये सारे फील्ड के साथ अलाइन हो गए। जब अलाइन हो गए सारे के सारे, जो कि ये वाला केस आता है, वहां पे हमारे पास हम कहेंगे इन्होंने डी शील्डिंग में साथ दिया है। डी शील्डिंग में साथ देंगे तो जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वहां से आपकी जो वैल्यू का जो सिग्नल है हमारे पास प्रोटॉन का, इन प्रोटॉन का, ठीक है, इन प्रोटॉन्स का सिग्नल जो होगा वो थोड़ा डाउन फील्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट केस क्या आता है कि हो सकता है ये जो प्रोटॉन्स हैं सारे के सारे उसके साथ अगेंस्ट चले गए फील्ड के। जब आपने फील्ड अप्लाई की H0 तो ये सारे के सारे उसके अगेंस्ट चले गए। देखो अब डायरेक्शन उसको अपोज कर रहे हैं। जब अपोज करोगे तो दैट मीन्स द एक्चुअल फील्ड विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज लेस, क्योंकि ये उसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। जब ये शील्डिंग करेंगे तो उस केस में हमारा जो सिग्नल होगा, जो रेजोनेंस, आपको बाहर से थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपका जो सिग्नल है वो एक्सपेक्टेड से कहां चला जाएगा, अप फील्ड। ठीक है, और ये केस आपका रहेगा ये वाला। ये देखिए तीनों के तीनों स्पिन की जो ओरिएंटेशन है वो अगेंस्ट द फील्ड है। आप यहां देख सकते हैं वो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड दैट इज अवर्ड, और ये आपके अगेंस्ट द फील्ड है तीनों के तीनों। ठीक है, और जितने प्रोटॉन्स उनका आप एक पेयर बना लो। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर है, इसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे एक पेयर है तो इसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 3 प्रोटॉन्स का। ठीक है, ऑल्दो हम मैथ्स में नहीं जाएंगे कि 2 एक पेयर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितने प्रोटॉन्स हैं उनको इकट्ठे करके वो एक पेयर माना जाएगा। अब नेक्स्ट केसेस के आते हैं, वो आपको ये स्प्लिटिंग भी लेवल्स बनाए हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे ये चीजें कि हमारे पास जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो हाफ ऑफ द प्रोटॉन क्या करते हैं, कुछ बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं, कुछ हाई एनर्जी में, कुछ इन बिटवीन रह जाते हैं। तो वो आप मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पे आप ये चीज समझ सकते हो कि व्हाई आई हैव ड्रॉन हियर
these 4 lines. Okay, so these are the different energy levels. तो next case हमारे पास आता है कि हो सकता है कि जो हमारे पास let it यही थे ना 3 प्रोटॉन कि ये दोनों प्रोटॉन क्या किए हैं, जो अप्लाइड फील्ड उसके साथ अलाइन कर गए। ठीक है, अगर आपने ये फील्ड अप्लाई की है, ये 2 अलाइन कर गए पर ये एक अगेंस्ट चला गया। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि ये नीचे वाले ये दोनों है ना उसके साइड अलाइन कर जाए और तीसरा अगेंस्ट चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये वाला लाइन कर जाए और ये वाला लाइन कर जाए, ये अगेंस्ट चल जाए। तो ये वही केसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो है दीज आर स्पिन ओरिएंटेशन, मतलब ये पहले 2 अलाइन करके ये अगेंस्ट है, ये आपका अगेंस्ट है, ये अलाइन है, ये अगेंस्ट है, तो वो चीज बना रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितना है, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कितने हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट केस है, ये वाला जो ये वाला केस है, जब आधे उसके अगेंस्ट चले जाए, आधे उसके साथ अलाइन कर जाए, तो ये वाले की जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है ना ओरिएंटेशन आप देख सकते हो, तो ये मैक्सिमम है तो इसकी इंटेंसिटी कुछ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये आपका वही डाउन फील्ड, ठीक है, ये आपका आ गया अप फील्ड वाला। अब इनकी प्रोबेबिलिटी तो उतनी की उतनी थी, तो मैंने हाइट जो है वो सेम रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने सेम रखनी है क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी 1 ही थी, तो यहाँ पे 1:3:3:1। तो हम कहेंगे कि ये जो CH2 था, इसका जो सिग्नल है वो क्या आएगा, वो एक ना रह के क्या आ रहा है, क्वार्टेट आ रहा है, ड्यू टू प्रोटॉन्स। और इसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी 1:3:3:1। एंड ये सारा जो होता है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपने ये पिछला किया था, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है 1:1 रहेगी, वो हम करेंगे अभी पास्कल्स ट्रायंगल। देन जो ये वाला किया था आपने, यहाँ पे भी 1:2:1। तो यहाँ 2 ही पेयर बने थे ना, ये देखिए 1 and 2। ठीक है, 2 तरह से ओरिएंटेशंस थी उसकी, जो उसके कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, कपलिंग जो है आपस में हो रही थी। सो वो 2 तरह से यहाँ पे पॉसिबल, ये 2 थे, ये 1 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये चीज को अटेम्प्ट करने के लिए, ये जो कपलिंग है, अपनी मर्जी से ही क्वार्टेट नहीं बना देने, अपनी मर्जी से हर प्रोटोन ही स्प्लिट कर देगा। ठीक है, नेबरिंग प्रोटोन अपने एडजेसेंट वाले प्रोटोन्स को, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस चीज को करने के। So now let's do the various rules for the splitting of the PMR signal. So आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है, प्रोटोन सिग्नल्स कैसे स्प्लिट करते हैं। सो फर्स्ट रूल जो रहेगा दैट इज कि जो प्रोटोन सिग्नल स्प्लिट करेंगे सिर्फ वही करते हैं जहां पे हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग हो, नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटोन्स हो। क्या मतलब है इसका, आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हो कि हमने जो अभी केसेस स्टडी किए हैं, तो आप देख सकते हो कि जो ये वाला प्रोटोन है, इसके नेबर में देखो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये वाले प्रोटॉन्स के केस में यहाँ एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दोनों जो वेस्नल प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, उनका एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया है ना। तो उनका एनवायरमेंट क्या हो गया, यहाँ विस्नल प्रोटॉन्स का नॉन इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट मतलब एनवायरमेंट रहेगा। तो जैसे अब यहाँ पे केस देख लो, ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, इक्विवेलेंट है, तो ये आपका स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो एग्जांपल्स को। सो याद रखिएगा, जैसे इथिलीन हमारे पास डाइब्रोमाइड आ गया, इथिलीन डाइक्लोराइड आ गया, तो ये हमारे पास कोई स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। बिकॉज ये देख लो, किसी को भी उठा के देख लो, प्रोटॉन को एनवायरमेंट सबका सेम है, इक्विवेलेंट है सारे। ठीक है, जबकि अगर आप ये वाला केस देखते हो, और एक एग्जांपल और दे सकती हूँ मैं आपको, आइसोब्यूटाइलिन का केस देख लो। जैसे सेकंड में हम वैसे ये स्टडी करेंगे, तो जैसे सेकंड वाला इसका रूल देखो, कहता स्प्लिटिंग जो एक प्रोटॉन की होती है दूसरे प्रोटॉन की वजह से ऑन द सेम कार्बन एटम कैन बी सीन ओनली व्हेन द 2 जर्मिनल प्रोटॉन्स आर नॉन इक्विवेलेंट। जो मैं आइसोब्यूटाइलिन का केस बता रही थी आपको, आइसोब्यूटाइलिन, तो ये इस वाले रूल में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, 2 जर्मिनल प्रोटॉन्स अगर आप देख, होप आपको वेस्नल एंड जर्मिनल क्लियर हो। तो यहाँ पे वेस्नल जो जर्मिनल प्रोटॉन्स है, वहां पे देखिए 2 जर्मिनल प्रोटॉन्स आपके नॉन इक्विवेलेंट होने चाहिए, तभी जो है स्प्लिटिंग शो करेगा। बट यहाँ पे क्या है, सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, सो दे आर द इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे आपके पास कोई स्प्लिटिंग नहीं
होगी। जबकि ये वाला केस देखिए यहाँ पे, दैट इज अ केस ऑफ योर 2-ब्रोमो प्रोपीन। तो 2-ब्रोमोप्रोपीन के केस में हमारे पास दो जो हमारे पास प्रोटॉन्स है, दैट आर द, ये दोनों प्रोटॉन्स क्या है, दे आर नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे भी मिथाइल था, इसको यहाँ पे भी मिथाइल पड़ा, तो ये तो इक्विवेलेंट हो गए। यहाँ पे देखो मिथाइल एंड Br, सो दे आर नॉन इक्विवेलेंट। सो नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से ये स्प्लिटिंग शो करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग शो करेंगे। कमिंग टू द थर्ड रूल इज दैट कि जो म्यूचुअल स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जब उसको एक से ज्यादा कार्बन जो है सेपरेट कर देते हैं, नॉर्मली वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसा ये केस देख लो, यहाँ पे अब इन प्रोटॉन्स का इनकी स्प्लिटिंग पे असर प्रोटॉन पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन ने इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही जो अल्काइल बेंजीन का केस होता है, वहां पे भी देखो यहाँ पे प्रोटॉन होता है, पर इसकी स्प्लिटिंग पे इनका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने इसको सेपरेट कर दिया। सो वही चीज यहाँ लिखी है कि म्यूचुअल स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय मोर देन 2 एटम्स। एक से ज्यादा अगर रास्ते में कोई एटम पड़ गए तो उनकी वजह से आप उनका जो एक रूल हम अभी करेंगे N+1 रूल, वो नहीं लगा पाते आप लोग, तो वो आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो नेक्स्ट रूल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली हमारा यही फॉलो करेंगे, फोर्थ रूल, दैट इज N+1 के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है। जैसे कि सपोज कर लो, अगर ये कोई सिस्टम है, उसमें प्रोटॉन है, अब इसका जो सिग्नल स्प्लिट होगा, अब नेबरिंग में कितने, N का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके नेबरिंग वाले कितने प्रोटॉन्स है। अब यहाँ पे नेबरिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, 2+1 क्या हो जाएगा, 2+1 इज 3। तो इसका मतलब जो ये वाले प्रोटॉन्स हैं, इनका सिग्नल जो आएगा दैट इज 3, मतलब पीक्स आएंगी। उसकी जो स्प्लिटिंग होगी 3 की, वो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स ट्राइंगल होगी। रिलेटिव इंटेंसिटी जो रहेगी अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्राइंगल रहेगी। हम कहेंगे ट्रिपलेट शो करेगा ये, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट की इंटेंसिटी रहती है 1:2:1। ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये आपको याद करना है। याद करने का तरीका जो है वो भी बता देते हैं। 1+1 हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट एंड सेप्टेट। तो सिंगलेट आता है जब हमारे पास सिंगल पीक है, डबलेट आता है जब हमारे पास डबल, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था, एक जो CH वाली स्प्लिटिंग थी, तो वहां पे रेशियो 1:1 रही थी। आई होप अब आपको 1:1 क्यों है, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी ही ओरिएंटेशन की, एक तो अगेंस्ट थी, एक उसके साथ अलाइन कर रहा था वो। फिर ट्रिपलेट का केस था 1:2:1, तो उसकी हमने बताई थी कि अगर प्रोटॉन्स है, या तो ये रहेगी, एक हमारे पास इस तरह से अलाइनमेंट थी, एक इस तरह से, और एक हमारे पास इस तरह से, तो हमने उसको 1:1 में स्प्लिट किया था। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। अब इसी तरह अगर आपने देखना कि इसका सिग्नल क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 प्रोटॉन है, तो 3+1 इज 4। तो हम कहेंगे ये वाले मिथिलीन प्रोटॉन जो है वो क्वार्टेट शो करेंगे। क्वार्टेट का मतलब क्या होगा, इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी 1:3:3:1, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल। सो ये आपको फॉलो करना होगा। सो आई होप आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड एक चीज और इसमें ऐड कर दूं कि जब हम पीक्स देखते हैं, तो एक लास्ट रूल में हमारे पास आता है कि मोस्टली कहते हैं कि एक सिमेट्री सी कहते रहती है। सिमेट्री का मतलब है कि अंदर वाली जो पीक्स होती है ना, ज्यादातर वो आपको इंटेंस देखने को मिलती है, जो बाहर वाली पीक्स होती है वो कम इंटेंस होती है। तो ये एक जो लास्ट रूल है कि किसी का भी उठा के देख लो आप, जैसे यहाँ क्विंटेट हो गया, सेक्सटेट उठा के देख लो, तो ये लेस इंटेंस होंगी बाहर वाली। अंदर वाली देखो आप यहाँ सिमेट्री देख सकते हो, 3:3, 4:6:4 है ना, तो अंदर वाली ज्यादा इंटेंस, जैसे से आप बाहर की तरफ जाओगे वो लेस इंटेंस होती जाएंगी। अब याद करने का तरीका भी देख लो, जैसे ये आ गया ना 1+1, तो अंदर वाला 2, इस तरह 2+1 कर लेना, ठीक है 3, तो इसी तरह 3+1 कर लेना 4, ठीक है 4+1 कर लेना 5, 5+1 कर लेना 6, मैंने तो ऐसी तरह लर्न किया था। ऐसे 10+5 15, ठीक है 10+10 20, इसी तरह ये 15, 5+1 6। तो आपको अगर ऊपर वाला याद है, ठीक है ट्राइंगल का, तो बस उसको प्लस कर लेना। आई एम टेलिंग यू अगेन, जैसे ये आ गया 1+1 आ गया 2, ठीक है, ये बन गई रेशियो 1:2:1, ये नहीं है। अब इसी तरह आपने 2+1 कर लो 3, इस तरह यहां करो 2+1 कर लो 3, ये साइड पे 1 चलता रहेगा।
ठीक है, अब इसी तरह इसको ऐड करो, 3 + 1 4, फिर यहाँ पे करो 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये साइड पे 1। अब इसी तरह नेक्स्ट करो इसको मल्टीप्लाई, 4 + 1 5, 4 + 6 10, इसी तरह 6 + 4 10, 4 + 1 5, ठीक है, और ये साइड पे 1। अब इसी तरह इसको ऐड करो फिर से, 5 + 1 6, 5 + 10 15, देन यहाँ पे फिर से 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और ये साइड पे 1। ठीक है, होप आपको ये एडिशन करके इस तरह अगर भूल भी जाए इंटेंसिटी तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एट केमिस्ट्री ड्राइव विद रवि।